नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास आज़ादी तो बहुत है, लेकिन ज़ुबानें भी लटक गई हैं। ख़वातीन एंकर्स के बारे में बदतरीन ज़ुबान इस्तेमाल की गई, और जिस शख्स ने ये ज़ुबान इस्तेमाल की उसका ख्याल था कि उसकी लंबी ज़ुबान, उसकी गंदी सोच उसको बहुत मशहूर कर देगी। मशहूर तो वो हुआ, लेकिन बदनामी के हवाले से अब वो पकड़ा गया है। हम आज के प्रोग्राम में सोशल मीडिया के ऊपर जो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल होती है और जिसके ज़रिए लोग ख़वातीन की तसीस करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे पास मौजूद होंगी अज़मा बुखारी, वज़ीर इत्तलात और नशरियात, जो ख़ुद ऐसी कैंपेन का विक्टिम रही है। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन, हमने जो सबसे बड़ी और मेन स्टोरी है उसको हमने टेकअप करना है। आज हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं, जो असल में टेक्निकली अगर आप देखें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान हैं, उन्होंने बड़ा शोर व गौगा मचाया। हुकूमत के अंदर से भी चंद एक लोगों ने कहा कि शायद हमें मुश्किलात आएंगी। असल मामला ये नहीं है कि जो मेंबरान जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की और उन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले ये नहीं बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अंदाज से आपको कह दिया, 8 जज साहबान ने, कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर लोग गए हैं, पीटीआई के अंदर जाना है। पीटीआई एक पार्लिमानी जमात है, लेकिन हुकूमत अब ये कह रही है कि अगर आपने एफिडेविट नहीं दिया और कागजात नामजदगी आपके वेट हो गए एज इंडिपेंडेंट, तो अब आप एफिडेविट देकर पार्टी नहीं बदल सकते। और जो आपने आज़ाद उम्मीदवार के प्रिविलेजेस ले लिए, अब आज़ाद उम्मीदवार ही आप रहेंगे, और जो जमात आपने ज्वाइन कर ली वो छोड़ नहीं सकते। तो बड़ा एक मलाकड़ा बन रहा है 8 जज साहबान का, और हुकूमत वक्त की तरफ से ये तरमीमी बिल आया है। हमारे पास रज़ा हयात राय साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से रुकन कौमी असम्बली, कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एग्रीव्ड पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उमर न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम श्योर ये इसको धोएंगे, ये जो इन्होंने अमेंड आज किया है। हमारे पास शाह खावर साहब मौजूद हैं, जो माहिर कानून व आइन है, फॉर्मर जज भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और हसन अयूब खान साहब, जो सहाफ़ी तज्ज़ियाकार होने के अलावा बहुत से वेल इन्फॉर्म्ड लीगल आर्गूमेंट्स भी अपने साथ रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। स्टार्टिंग विद यू उमर साहब, इन अ सेंटेंस आपका क्या है इसके ऊपर मौक़िफ़? आप जब पार्लिमान से, जिसके आप मेंबर हैं, ये बिल पास हो गया है कि अगर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो आप दोबारा से एफिडेविट दे के पार्टी नहीं तब्दील कर सकते। अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें, एक तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात हो रही है, पार्लियामान का इख्तियार है, इससे कोई डिसएग्री नहीं करता कि लेजिस्लेशन किसी तरह की भी पार्लियामान ला सकता है। मगर पार्लियामान की लेजिस्लेशन के इख्तियार को गवर्न क्या चीज़ कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है। उसे खदो खाल के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लेजिस्लेटिव चेंज लानी है। अगर कोई आईनी तरामीम करानी है तो उसका अलहदा प्रोसेस है। अब आर्टिकल 17, आर्टिकल 51 इन फील्ड है। जब आर्टिकल 51 इन फील्ड है, वो स्पेसिफाई करता है कि सीट्स मिलेंगी, रिजर्व सीट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और वही प्राइमरीली एक प्रिंसिपल है। और उस जमात को मिलेंगी जिसने जो सीटें जनरल इलेक्शन में जीती हुई हैं, जिस जमात ने जीती हुई हैं। ठीक है, इस हद तक हमारा कंसेंसस हो गया। अब ये जो एक रस्ट अब एक लेजिस्लेशन लाई गई, उसका अब एक एज ए लेमैन भी देखें एक मकसद क्या है। क्या मकसद? क्या मकसद? 12 जुलाई को एक जजमेंट आई, उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए एक लेजिस्लेशन लाई। 41 मेंबरान उन्होंने आपको नहीं देने, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में रखने। चले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में रख ले, मगर मकसद क्या कि उनके इवज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो सीटें ना मिले। देखिए, पीटीआई को तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 39 एक तरफ रहेंगे, 41 एक तरफ रहेंगे, दोनों स्ट्रक्चर तो पीटीआई के पास ही है ना। और अगर ये रिजर्व सीटें हमें मिल भी जाएं, कोई हमारी हुकूमत तो बन नहीं जानी, और ना ही खान साहब का इरादा है कोई किसी तरह की हुकूमत इस दौर में बनाने का। उनकी तो डिमांड ही सिंपल है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और ये अनडू होना नहीं है, 2-2.5 साल लगेगा। नहीं, उनका है कि फ्रेश इलेक्शन। ये छोटी सी ख्वाहिशात। आप बड़े अरसे के बाद सियासी मलाकड़े के अंदर दाखिल हुए, तो जब आप ये दंगल को देखते हैं जो अब डेवलप हो रहा है, जज साहबान की का वर्डिक्ट है कि आपने इन मेंबरान को मौका दिया, नए एफिडेविट दें, नई मखसूस नशिस्तें की लिस्टें दें, और पीटीआई जमात है, अब ये कह रहे हैं जी कि आपने एफिडेविट नहीं दिया तो आप जमात नहीं तब्दील कर सकते। यो टेक शाह साहब, इसमें बड़ी मज़ेदार इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी, उसमें ये रिमार्क्स में था चीफ जस्टिस साहब के कि ऑलरेडी ये लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एफिडेविट्स दे चुके हैं, और आप एफिडेविट के ऊपर एफिडेविट दोबारा कैसे देंगे? और स्पेशली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है
उमरता बंदयाल साहब की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब आपने एक पार्टी ज्वाइन कर ली और अगर आपने उस पार्टी जो उसमें पैरामीटर्स हैं कि इन मकामात पे आप वोट खिलाफ नहीं दे सकते, और अगर उन लोगों ने वोट दे भी दिया तो वो काउंट नहीं की जाएगी। ठीक, अब ये वो कन्फ्यूजन्स हैं जिसके बारे में चीफ जस्टिस साहब ने एक व्यू रखते थे। 8 जजेस का एक व्यू था और 2 जजेस का एक व्यू था। 11 जजेस का जो व्यू पॉइंट था उसमें दोनों ने जो 8 जजेस थे वो उस कन्फ्यूजन की तरफ जाते थे जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैदा की गई निशान लेते वक्त, और चीफ जस्टिस साहब के फैसले में वो खुद भी थोड़े से इस मामले में आपने सही तरीके से डिफेंसिव, उन्होंने कहा जी इसको गलत इंटरप्रेट किया गया। लेकिन 8 जजेस कह रहे हैं कि आप ये जो 41 मेंबरान हैं या अच्छा, अब ये सवाल उठता है जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशनल बात की जाए तो मेरे ख्याल में इतनी लीगैलिटीज की निटी ग्रिटीज में हम यहाँ पे अदालत तो नहीं है कि बहस में जाए, लेकिन उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जी ये एक जमात है और इस जमात की ये सीटें हैं तो इसकी वजह से ये सीटें आ जाएंगी। अब ये नहीं होता कि 0 हो तो उसके साथ आप 50 ऐड कर दें। अब जमात अगर जमात नहीं है तो आप जमात बन नहीं सकते। अब हुआ ये, लेकिन 39 की जमात तो बन गई ना। लेकिन देखिए ना, इसमें भी 2 राय हैं। शाह साहब, मैंने ना वो जजमेंट नहीं पढ़ी जो मेजॉरिटी की आई है। जो डिसेंटिंग नोट 2 जजेस का है वो भी बड़ा मजेदार चीज है, और उसमें ये बात नहीं है कि वो कोजेंट नहीं है, वो बड़ी मजेदार। उन्होंने तो 18-19 नुकात उधेड़ के रख दिया। नहीं देखिए, तो कंफ्यूजन है आपके ख्याल में भी? नहीं सर, अब कंफ्यूजन ये नहीं है। मुझे ना इसका ना मैं अपना हेड बदलता हूँ लॉ से हटके। मुझे कंफ्यूजन ये है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं ना, जिस तरफ हम जा रहे हैं, जैसे लेजिस्लेशंस हो रही हैं और जिस तरह का ये एक कंफ्यूजन क्रिएट, देखें इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी हमारी कंट्रोवर्शियल बना दी गई या बन गई, मैं इस बहस में नहीं जाता, लेकिन एक सवाल या निशान लग गया। जजमेंट आई, इसके ऊपर भी पूरे पाकिस्तान में डिबेट हुई, जिसकी वजह से आज ये, अब इसकी क्यों जरूरत पेश आई? जो वो 2 जजेस की जजमेंट है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन फिलहाल तो अब हुकूमत ने लेजिस्लेट कर लिया तो जो कानून साजी है उससे तो कन्फ्यूजन खत्म होती है, लेकिन वो तो सीजन पॉलिटिशियन जो है वो कह रहे हैं कन्फ्यूजन तो परसिस्ट कर रही है। और देखिए, इस मौके पर ये वाली कानून साजी करना, और वो भी इन द वेक ऑफ द 15 जुलाई जजमेंट, उसमें अगर देखा जाए तो उसमें बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये उसको अनडू करने के लिए प्राइमा फेशा है। उसके किस हिस्से को अनडू करेंगे? व्यूअर्स की जरूरत किस हिस्से? वो ये कि जनाब एक ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी में एक लोग मौजूद हैं जिसको इलेक्शन कमीशन भी डिक्लेयर कर चुका है। आप उनको और उन पेपर्स की बुनियाद पर किया है जो उन्होंने खुद सबमिट किए, जिसकी बाकायदा वेटिंग हुई। तो ज्यादा जो कंट्रोवर्सी है वो तो 41 लोगों की है, ठीक है, कि जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में पीटीआई का जो है वो हमदर्दी शो नहीं की थी। अब उनको ये इजाज़त देना कि वो एक स्टिपुलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम पीरियड है कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, और उसको इतने अरसे के बाद फिर 15 डेज़ का मज़ीद टाइम देना और इलेक्शन कमीशन को कहना कि आप 7 डेज़ में उसके बाद इसको नोटिफाई करें और फिर उसको पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में भेजें, तो उससे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो हुकूमत ने क्लैरिफाई कर दिया आप नहीं कर सकते? नहीं, मैं आपको बताऊं, लेजिस्लेशन का जो इख्तियार है पार्लियामेंट का, वो तो अपनी जगह पे मुसलमा है। वो बिल्कुल ही अगर आज कौमी असम्बली से पास हो गया, कल सेनेट में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट, सेनेट से पास हो गया, तो इट विल बिकम, अब चूंकि असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, तो इट विल बी अ लेजिटिमेट लेजिस्लेशन जो कि बाइंडिंग है उस वक्त तक, जब तक कि वो स्ट्राइक डाउन ना हो जाए ऑन द टचस्टोन। बाइंडिंग और स्ट्राइक डाउन, ये 2 अल्फाज नोट कर लीजिए, बाइंडिंग और स्ट्राइक डाउन। लेकिन आपसे मैं बाइंडिंग और स्ट्राइक डाउन से पहले, उमर न्याज़ी साहब ने एक ज़बरदस्त पॉइंट उठाया। उसने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास है या हमारे पास है, 41-39 मिला के हमने फिर भी उतना ही बना लेने हैं। सो हुकूमत क्या काविश कर रही है? फिर बात यह है प्रिंसिपल की। देखें, बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है माजी के अंदर क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस का एक बड़ा चंक आ गया था, और फिर वो इंडिपेंडेंस का जो चंक वो इंडिपेंडेंट ही रहा, तो फिर वो सीट्स किसको गई? वो बाकी जो दीगर जमातें थी पार्लियामान के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर, वहाँ पर तकसीम होगी। वही फार्मूला है यहाँ पर भी अप्लाई होता था। देखिए, आप इंडिपेंडेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट्स कैन नॉट फॉर्म अ पार्टी। जब आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन किया वो पार्लियामेंट्री पार्टी थी नहीं, जब वो पार्लियामेंट्री पार्टी थी नहीं तो फिर वो ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट्स को मखसूस, लेकिन ये बहस तो 8 जज साहबान के फैसले से पहले होता,
नहीं, वो तो फैसला आ गया, अब वो फैसला आ उसके गया, ऊपर रिव्यू लगा नहीं है। फैसला भी देखे ना, उसने सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार इनहेरिट करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, वो कोर्ट के सामने होगी ना, यहाँ कोर्ट पर के सामने नहीं, कोर्ट नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सोवरेन है, उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खिलाफ आइन करार देते हुए ये कानून साजी कर ली और रेट्रोस्पेक्टिव इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। जब वो रेट्रोस्पेक्टिव आ गया तो उन्होंने तो उसमें ऐड कर दिया कि किसी भी अदालती फैसले का असर इस कानून साजी पर नहीं होगा। अब देखना ये है, देखिए अब मेन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया किसके ऊपर बेस कर रहे थे? वो बेस कर रहे थे कि जनाब जो 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी तशरीह गलत की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन आप इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। अब इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस साहब से मैं पूछता हूं कि कौन सी पॉइंट की गलत तशरीह की है? उसको मैंने तो 10 मरतबा पढ़ा हुआ है। वो तो मनोन अमल किया है 208, 209, 210 के तनाजुर के अंदर ये 215 को ये हो जाएगी, ये बिल्कुल बड़ी अहम। और चीफ जस्टिस साहब पता नहीं क्यों इनके प्रेशर के अंदर आ गए कि वो बैकफुट पे चले गए। स्प्लिटिंग में आ जाएगा, लेकिन फंडामेंटल पॉइंट ये है कि वाकईतन अगर आज़ाद उम्मीदवारों ने एक जमात में दाखिला ले लिया तो ये इसरार क्यों? और आपने तो खैर उसके अंदर इसरार किया नहीं, आप तो पिटीशन का हिस्सा भी नहीं थे ना। देखें आप तो दूर बैठे ही आपके घर हलवे शलवे आ गए ना काम का। देखें अब ओवरऑल देखें डिबेट उस तरह से कि रिलीफ किसी को तो देना है, अगर इनहेरिटेंस का भी डिस्प्यूट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिलीफ देना था ना। सिंपल सी बात, एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी का आपस में इनहेरिटेंस का डिस्प्यूट है, एक वन ऑफ द लीगल एयर्स वो मुल्क में नहीं होता, क्या उसको हिस्सा उसका नहीं मिलेगा? उसे क्लेम तो डालना था ना कि मैं क्लेम ना भी डाले, शाह साहब बैठे हुए इधर बैठे हुए, अगर कोर्ट बैठेगी, कोर्ट मुकम्मल फैसला करेगी, वो नहीं करेगी कि खाली अदालत में ये आया मैं इसके हिस्से की एक तो मुल्क से बाहर नहीं थे, मुल्क के अंदर थे, दूसरा एक मुल्क के अंदर थे, कोर्ट के अंदर थे। देखिए कोर्ट के अंदर थे, कोर्ट ने ये सारे देखते भालते हुए कहा, जो सारे प्रोसेस उस वक्त थे, जो कोर्शन का माहौल था, सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि इन लोगों ने जजमेंट लिखी फिर ना, नहीं जो उन्होंने सारे माहौल को देख के इलेक्शन, अगर आप उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया, कोर्ट ने बारहा कहा कि हमारी जजमेंट को मिस तो आपको हुकूमत क्या कहते हुए नजर आती है? एक चीज बस ऐड कर लूं, देखिए सलमान राजा साहब की पिटीशन उस वक्त गई हुई थी, उन्होंने कैटेगोरिकली ये क्या कहा कि हमसे सिंबल चुना है, हमसे पार्टी नहीं चुनी, हमारे सामने आजाद ना लिखे, हमारे सामने पीटीआई। उन्होंने ये भी कहा था कि फ्रैंकली मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा कि ये सीटें पीटीआई को दी जाएं, वो भी तो याद करें। चलिए ठीक है, मगर देखें अब देखें सीटें का फिर बार बार इंसिस्टेंस उस पर, तो आपको कोई फर्क पड़ता है वैसे इससे? हमें तो कोई फर्क नहीं, मैं तो इसी चीज से परेशान हूं कि गवर्नमेंट को इससे ज्यादा परेशानी क्यों है? देखिए एक प्राइवेट मेंबर के जरिए ये अमेंडमेंट लेके आए, गवर्नमेंट को इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं हुई, अगर इतना उन्हें मसला था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, कैबिनेट के सामने रखते, खुद गवर्नमेंट बिल लेके आती अमेंडमेंट का, वो ये तक नहीं लेके आए क्योंकि उन्हें इनकी रिपरकशंस का पता है। ये खाली डिलेइंग टैक्टिक्स हैं कि इलेक्शन कमीशन को कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, अदरवाइज इस चीज ने स्टैंड ही नहीं करना। किसने इंप्लीमेंट करना है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को? पार्लियामान की मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की मानी जाएगी, या दोनों ने अपना बॉल फेंक दिया इलेक्शन कमीशन के पास? यही मेरी कंफ्यूजन थी। इस वक्त देखें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और जो कि वो ना मेजॉरिटी डिसीजन है। अब हम आईनी तौर पे पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अमल दरामद करने की। एक ये चीज़ आ गई है जो आज एक प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए आज आपने कानून पास कर दिया और वो सेनेट में भी पास हो गया। गवर्नमेंट्स का शुक्र है ये कानून नहीं था, लेकिन एक्सेप्ट हो गया, गवर्नमेंट के मेंबर्स ने इसको सपोर्ट किया। अब ये चीज़ देखने वाली है कि ये जो पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू है, इस देखिए शाह साहब, मैं एक चीज़ को मैं पुराने वक्तों को भी जहन में रखता हूँ, जजेस का भी अपना एक माइंड सेट होता है। आपको पता होता है इस जज के सामने शाह बैराम साहब बैठे, इन जज साहब के सामने अगर ये हमने लाल रुमाल दिखा दिया तो ये शायद अर्क हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। तो एक जज के साथ आपका लाल रुमाल मैंने मिसाल दी और रेड रैग को अच्छा, और वो फिर और एग्जैक्टली अब अगर फाइज ईसा साहब हैं, आपने देखा होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेट एंड नैरो, वो स्ट्रिक्ट, उनकी जो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में स्ट्रिक्ट है। बाकी जो जजेस हैं उसको वो थोड़ा सा जेनरोसिटी दिखा देते। तो इन चीज़ों को अगर आप मलूज़े खाते रखें, अब ये चूंकि बिल तो आ गया, ये जाएगा सदर साहब के पास और वहाँ तो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब कल को फर्ज करें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में
यही बिल जो है और ये कानून की शक्ल में, कानून तो ये बन गया, ठीक है। अब इस कानून को वो कब से अमल दरामद करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली, मैंने वो चीज़ नहीं देखी। अच्छा, उसके बाद क्या ये कानून को अगर अमल दरामद करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई बंदा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाके सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को इन्वोक कर लेता है कि ये तो जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरराइड कर, देखें पार्लियामान के पास अख्तियार है, ठीक, पार्लियामान के पास ये अख्तियार है। और मैं आज आपको यहाँ बैठे बता रहा हूँ कि अगर फाइज ईसा साहब के पास ये केस गया तो वो इस चीज को मानेंगे कि पार्लियामान का वो स्टेट जो बाकी बेंच बैठा है वो इस पे क्या इंटरप्रिटेशन लेता है वो ओनली गॉड नोस। गॉड नोस, थोड़ा सा बीच में वी नो व्हाट विल हमें पता है कि अगर उनके पास मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ सिंपलीफाई साहब आप जवाब दे नहीं है ना। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई। अब बात ये है कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेजॉरिटी का फैसला है, बाइंडिंग है, ऑल राइट, क्योंकि आर्टिकल 189 कहता है कि तमाम फैसले जो सुप्रीम कोर्ट है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिटर्मिन किया गया वो बाइंडिंग है ऑन ऑल जुडिशियल अथॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान। इसको जरा गौर से सुने। फिर आर्टिकल 190 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए, उसकी फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुल्क की तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज जो है उसकी एड के लिए आई, ऑल राइट। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसमें पार्लियामेंट का जिक्र नहीं है। अब मैं आपको मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये पैदा हुई है कि वो जो दो जजेस, मुअज़्ज़ज़ जजेस का जो डिसेंटिंग नोट है उसमें उन्होंने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि ये तो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जजमेंट उस वक्त पास हो सकती थी जब तक ये 2-3 प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप मुअत्तल न कर देते। वो तो बिल्कुल बहुत आगे चले गए। और ये भी कहा कि इसके ऊपर जो अमल दरामद करेगा, नहीं मैं आपको बताऊँ, उसके ऊपर जो अमल दरामद करेगा वैसे ऐड कर दो, अमल दरामद करेगा वो आइन की वायलेशन। मैं यही कह रहा हूँ, गो के ये डिसेंटिंग नोट है, मिनॉरिटी व्यू है, वो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन उससे एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है वो जो उन्होंने डिटर्मिन कर दिए। अब होगा क्या, फर्ज करें कि इलेक्शन कमीशन इन 80 लोगों को नोटिफाई करके भेज देता है। अब जो कि है वो स्पीकर को कहा जाएगा कि आप इससे हलफ लें, क्योंकि जब तक वो हलफ नहीं लेंगे दोबारा, इलेक्शन कमीशन ने तो ऑलरेडी रिज्यू नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ वो उन्होंने ठीक। अब अगर इसको इम्प्लीमेंट स्पीकर इस टच ऑन पे करे कि चूंकि 2 जज साहिबान ने इस जजमेंट को पर इंक्यूरियम डिक्लेयर कर दिया है तो हमारी दानिश में भी हमने भी जो है वो हलफ उठाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत और उसको डिफेंड करने का, तो लिहाजा एक पर इंक्यूरियम जजमेंट को हम इम्प्लीमेंट करने के पाबंद। लेकिन तो वो वहां पे एहतराम स्पीकर जो है वो उससे पहले अपने कानून का हवाला देंगे कि हमने कानून पास कानून भी है, कानून का भी है। रखिएगा ये जो 2 जजेस का व्यू है ना, पेशावर हाई कोर्ट में ये 5-0 के साथ और उन्होंने रेफर किया। मैं आपको बताऊं, अब बात ये है कि अपनी जगह पे वो मेजॉरिटी जजमेंट अपनी जगह पे, इस कानून साजी के बाद ये उस वक्त तक कानून है और अदालतों पर भी बाइंडिंग है जब तक इसको बाकायदा इसकी वायलेंस को चैलेंज करके इसको चला किया जाए। राजा सिकंदर साहब सोच रहे होंगे कि मैं किसकी मानना, मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट की मानूं, पार्लियामान की मानूं, वो जो 2 जज साहबान ने आपको कह दिया कि किसी भी इदारे ने अगर ये काम किया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी और हमें पता है उसकी सजा क्या है। तो असल में तो इलेक्शन कमीशन का मसला है। नहीं, गजट नोटिफिकेशन के बाद मेरी जो सोर्सेज बताते हैं ECP के अंदर वो 2-3 दिन का इजलास करेंगे इस मामले के ऊपर मशावरत के लिए। लेकिन मशावरत की ज़रूरत नहीं है सर, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, मैंने तो आज तक कभी ऐसा फैसला नहीं देखा कि जो अपील है वो डिसमिस कर दी और इम्प्यून ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया हो। मैंने तो आज तक ये फैसला नहीं देखा किसी जगह भी किसी जज ने सर इस तरह का फैसला दिए कि अपील्स जो है वो डिसमिस है और इम्प्यून ऑर्डर सेटिसाइड है और जो सीटें जो है वो देकर उठा के दे दी, PTI को दे दी, तफसीली फैसला जारी नहीं है। और अब पता है मुश्किल हो नहीं सकता। नहीं, मैं बताता हूँ, अब मुश्किल ये होगी कि 2 जजेस ने इस पे डिटेल रीजंस दे दिए, अब उनको निगेट करके ही आप अपना उनको निगेट करके आप मेजॉरिटी 187 वहां पर सुप्रीम कोर्ट इन्वोक कर सकती है जहां पर इवन के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, लॉ तक वाजे ना हो। तो इलेक्शन कमीशन आपकी मालूमात के मुताबिक वाजे था और आपने 187 वो कर दिया, तो पार्लियामान के कानून को फॉलो करेगा, पार्लियामान के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। आप छोटा मोटा तनाज़ा नहीं आप खड़े। छोटी सी बात ऐड करूं, माफी, फिर आपको याद होगा कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने इफ्तिखार चौधरी साहब के एक रेफरेंस को रिजेक्ट किया था। जी। और उसकी जजमेंट किससे लिखवानी पड़ी थी? जस्टिस रमदे से।
और उनको 3 के 4 महीने लग गए थे जजमेंट लिखने में, बल्कि ज्यादा लगे, ज्यादा वक्त लग गया था, लिख नहीं पा रहे थे कि इसमें इतनी ग्राउंड्स हैं कि हम लिखें तो मरते हैं, ना लिखें तो। आपने देखें, आपने याद करवा दिया, वरना तो जैसे जावेद इकबाल के जो हवाले हैं वो आईनी आजकल नहीं होते, वो और ही में चीजें याद आती हैं उनके हवाले से। बट कमिंग बैक टू सरतपाओ इंसाफ है, सरतपा इंसाफ है ना। कमिंग बैक टू यू, सो लीगल बैटल अहेड, मतलब आपने तो बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। देखिए, लीगल बैटल है और लीगल बैटल रहनी चाहिए। देखिए, कंटिन्यूटी है। देखिए, हम सबको एडमिट करना चाहिए कि डेमोक्रेटिक स्पेस कम हो रही है, ठीक है। ये अदालतें ही हैं जो डेमोक्रेसी को बार बार कुशन दे रही हैं। अगर ये कुशन ना दें तो हमारे हालात बांग्लादेश वाले हो जाएंगे। और तो बांग्लादेश में जो हंगामा हुआ वो भी एक हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद हुआ, जब उन्होंने कोटा रिस्टोर कर दिया था। कहने का मकसद नहीं है उसका। देखिए, मैं और सेंस में बात कर रहा हूँ कि देखिए, वो पॉलिटिकल स्पेस किसने फेल किया? वो पॉलिटिकल फोर्सेज ने नहीं फेल की, वो स्टूडेंट्स के हाथ में गई। कल को इनकलाब और भी शक्ल इख्तियार कर। देखिए, हम एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सोचें, देखिए पार्लियामान सुप्रीम है, हम पार्लियामान से वो काम रहे, लेकिन तो पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। हम इदारों को अगेंस्ट पिचिंग तो नहीं करेंगे। देखिए, जजमेंट पास करना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का। हमने उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। अगर गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट ना करे और हेड ऑन ले ले तो इदारे किस तरह से चलेंगे? कि आज वक्ती तौर पर आप इलेक्शन कमीशन को सहारा देने के लिए अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ टसल बना लेंगे, तो कानून साजी ना करेंगे ताकि वो कानून साजी बिल्कुल करें। देखें, अभी तो देखें, इसमें 2 एस्पेक्ट है। एक तो रेट्रोस्पेक्टिव वाली जो बात कर रहे थे, चले मैं कहता हूं ये प्रोस्पेक्टिव भी नहीं खड़ी होएगी। कल को इसके उस एंगल से भी देखें, ये प्रोस्पेक्टिवली भी ये लेजिस्लेशन ठीक नहीं है। ओके, वी हैव टू टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सिर्फ मामला पाकिस्तान के अंदर ही अदालतों का नहीं, मैं अमेरिका के हवाले ज़्यादा नहीं देना चाहता। वहाँ पर भी एक बड़ी टसल चल रही है कि जो जज साहिबान ट्रंप लगा गए हैं, उनका जो तअस्सुब है उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। और रिफॉर्म पैकेज ला रहे हैं 3 टियर, जिसके अंदर सदर को इख्तियार हासिल होगा कि 2 साल के बाद जजों को लगाएं ताकि जो ट्रंप इन्फ्लुएंस उसको डायल्यूट किया जाए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पार्लियामान कह रही है कि हमने कानून बना दिया है। वो कानून अगर आप 8 जज साहिबान की जजमेंट को पढ़ें, बादिल नज़र में उससे मुतसादम है। इलेक्शन कमीशन अब किसकी बात मानेगा? आपने तो कन्फ्यूजन का जिक्र किया है, लेकिन कन्फ्यूजन से आगे की बात है कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही है, जिस तरफ मेरे नाज़िर साहब इशारा कर रहे हैं। तो फिर ये पुराना खेल होगा, पार्लियामान बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट। आप लेजिस्लेट करेंगे, वो नॉकआउट करेंगे, आप फिर लेजिस्लेट करेंगे, वो फिर नॉकआउट करेंगे। ये टेबल टेनिस का मैच होगा क्या? शाह साहब, होना नहीं चाहिए। नहीं, होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको मैं आपके सियासी दानिशमंदी और तजर्बे से फायदा उठाते हुए मैं व्यूअर को बताना चाह रहा हूं कि हाउ डू यू सी दिस थिंग प्ले इटसेल्फ आउट। शाह साहब, मैं गाजियों में रहना चाहता हूं, आप मुझे शोहदा में लेके जाना। लेकिन कभी कभी शहादत के करीब जाकर गाजी का दर्जा बुलंद होता है, करीब जाकर मजरूब होके निकलूं। आपका मतलब ये कि मजरूब होके निकले। देखिए शाह साहब, ये तो अजराए मजाक एक नोट एक बात थी। देखिए शाह साहब, ये जो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का इदारा है, इसके साथ पार्लियामान अगर कॉन्फ्लिक्ट में आ गई तो इस मुल्क की तारीख के लिए एक बहुत ट्रेजिक दिन होगा। ठीक, ये ऑन अ वेरी सीरियस नोट है। देखिए, अदलिया अगर कुफर पे हुकूमत रह सकती है, नाइंसाफी पे नहीं। इस अब 1400 साल पीछे भी चले जाए तो हमें अगर फ़र्ज़ करें अगर ये जो प्राइवेट मेंबर बिल अगर फ़र्ज़ करें किसी और हालात में ये आता तो इसको शायद इसके ऊपर बहुत सारे मेंबर्स को बुला के उनसे इत्तेफाक राय ली जाती है, डिलिब्रेशन ली जाती। आज आप जो ये डिस्कशन कर रहे हैं तो आपने भी तो रियलाइज किया ना कि खुदा ना खास्ता इससे एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो। जी बिल्कुल, हमें नजर आ रहा है, इट इज इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन। फिर क्या होगा? मेरा ख्याल ये है, करना चाहिए था हुकूमत को। वैसे इस वक्त में आपने मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास और कोई चॉइस नहीं थी कि वो अपनी एक लेजिस्लेटिव जो उनका प्रेरोगेटिव था वो उन्होंने एक्सरसाइज किया, लेकिन इट विल नॉट सेट द कंट्रोवर्सी एट नॉट। वो भी कंट्रोवर्सी तो गहरी होगी ना, गहरी होगी। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, इसका वाहिद हल ये है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि रिव्यू पिटिशंस इस फैसले के खिलाफ PMLN ने भी दे दी है, शायद किसी और ने भी दे दी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। उस पर यह हो कि उस पर एक, अब चूंकि 17 जजेस हैं, फुल कोर्ट उस पर तश्कील दे दीजिए उस रिव्यू के ऊपर। ये पहले छुट्टियों पे गए होंगे ना काफी सारे। मैं कहता हूँ चले, अभी छुट्टियां खत्म भी हो सकती है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। उसमें इसको दोबारा चीज़ों को रिव्यू किया जाए। हमने देखा है कि बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो कि हुए हैं और बाद में, जैसे जस्टिस फायज ईसा साहब का फैसला था, रिव्यू में फिर वो
उसमें उन जजेस ने जिन्होंने एक्चुअल जजमेंट दी थी वो भी उसके बस एहतराम शाह खाबर सर, ये कैटेगोरिक पोजीशंस जो ले ली गई हैं वो ठीक है, लेकिन कानून साजी कैटेगोरिक है, 8 नंबर का फैसला कैटेगोरिक है, डिसेंटिंग नोट कैटेगोरिक है, 50 पेशावर कैटेगोरिक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक जो पर इंक्यूरियम जजमेंट जो होती है ना, उसके बारे में ये होता है कि अगर वो फाइनलिटी भी अटेन कर ले, फर्ज करें कि ये रिव्यू भी खारिज हो जाता है, पर इंक्यूरियम का ये होता है कि एट सम पॉइंट इन टाइम वो दोबारा चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार को कह के उसको दोबारा एक बड़े बेंच के सामने रखा जा सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये है कि इलीगल जजमेंट्स कुड नॉट सस्टेन। ये 5 डे टेस्ट मैच नहीं है। नहीं, मैं आपको वैसे बात कर रहा हूं। एक और चीज मैं बताऊं, और सबसे बड़ी जो मैं बताऊं, जो कि 63A वाला फैसला था, वो मैं समझता हूं कि वो तो बिल्कुल ही बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बारे में अभी तक रिव्यू अभी तक पेंडिंग पड़ा है। लेट मी आस्क हसन, हुकूमत शायद इस कन्फ्रंटेशन से बच सकती थी, ना करती तो क्या हो जाता? आपने प्रिंसिपल की बात की, लेकिन पहली मरतबा तो प्रिंसिपल को बेंड नहीं करना होगा, नहीं करती। असल में तो प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुआ ना कि लॉ मिनिस्टर गए जुडिशल कमीशन के इजलास में, वहां पर उन्होंने कहा कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स करने लगे हैं, और वहीं से चीज़ें सारी अलर्ट होगी, और फिर उसके बाद ये मामला सारा खड़ा हुआ है। अगर बात देखी जाए, जुडिशल पॉलिटिक्स जो है वो एट फुल स्विंग चल रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है। अब ये जितना भी मामला चल रहा है, अब ये देख लें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून है उसके तहत जो रिव्यू लगना है वो विद इन 14 डेज लगना है। लेकिन यहाँ पर जजेस छुट्टी पर चले गए, उन्होंने कहा जी अब तो समर वेकेशंस के बाद हम आएंगे। भाई आपने कानून और आइन के मुताबिक काम करने का हलफ उठाया हुआ है, आप किस तरीके से इससे फरार इख्तियार कर सकते हैं? आप देखें ना, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये है कि जी फिक्स टर्म करने लगे थे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, या जजेस की जो रिटायरमेंट जो थी, जो बोला उन्होंने, जो बातें सामने आई, इससे सारा मामला खड़ा हुआ। तनाज़ा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर अपने अपने इंटरेस्ट हैं यहाँ पर, हर बंदा अपने जो है ना वो 1.5 इंच की मस्जिद अपने पाव गोश्त के, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद जब आप एक बहरान के एक नुक्ते पर आ जाते हैं तो स्टेप बैक करना चाहिए। देखिए एक ही ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास कि रिव्यू में अपने जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको जो है वो वापस ले लें। इसके अलावा कोई के साथ खड़े होंगे अगर पार्लिमान, खुदा न खास्ता पार्लिमान और कोर्ट के सामने आमने सामने हो गए, किसके साथ खड़े होंगे? ये ना कहेंगे इमरान खान के साथ, वो तो आप हैं उनके साथ। बिल्कुल, देखें आइन के साथ खड़े होंगे। देखें आइन का सबको पता है, ठीक है, आइन के साथ ना खड़े हो तो हम इस कौम के मुजरिम हैं बुनियादी तौर पे। देखें इदारे आप अपनी छोटी ख्वाहिशात के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट पिचिन कर रहे हैं। देखें अभी इस वक्त सीटों की रेलेवेंस नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि गवर्नमेंट के एंड पे क्या पैनिक है। अगर देखा भी जाए, एट बेस्ट अगर देखा जाए जिस तरह की जजमेंट आई हुई है, 39 का स्टेटस अभी तक क्लियर है, उसमें कितनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे सीट मिल जाएगी, वो इतने ज़्यादा नहीं अभी बनती। और दूसरा पेंडिंग भी डाल सकते हैं, मतलब उस चीज़ पे जब तक क्लैरिटी होती ये कर सकते थे। और इन अ वे इनके पास अभी भी क्वेश्चन मौजूद है। अगर देखा जाए पार्लियामेंट में अभी भी 12 से 13 लोग आज़ाद मौजूद हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी मुस्ताज़ मुस्तफ़ा साहब की कल डेथ हो गई, एक आधा वो इलेक्शन आ रहा है, 5 एक केसेस ऑलरेडी, 4 केसेस तो काजी फायज़ ईसा साहब की बेंच रिजर्व करके बैठा है रिकाउंटिंग वाले। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त गवर्नमेंट के एंड पे, बहुत सारी थी। मतलब मेरे ख्याल से बहुत इल एडवाइस इन्होंने काम किया। आप किस तरफ होंगे? मैं सर पार्लियामान की तरफ। नहीं, मैं गाजी को भी पोजीशन तो लेनी पड़ती कि नहीं? देखिए जी मेरी बात सुने शाह साहब, अगर खुदा ना खास्ता से हालात होंगे तो उसके मुताबिक फिर वक्त के मुताबिक फैसला किया जाएगा। That's brilliant politician speaking. That's a brilliant politician speaking. जरा यहाँ से रिट्रीव किस तरह कर सकते हैं, क्विकली अगर आप बताएं। देखिए मेरा ख्याल ये रिव्यू के जरिए मैं आपको बताऊं, ये तमाम मसाइल, ये लेजिस्लेशन भी और उसके बाद जो एक अनएंडिंग एक वॉर चली जाएगी जुडिशल, इसको भी चैलेंज किया जाएगा और फिर दोबारा लेजिस्लेशन होगी। मेरा ख्याल ये है कि एक ब्रॉड बेस्ड डायलॉग की ज़रूरत है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई, इवन द आर्म्ड फोर्सेस, ऑल द स्टेक होल्डर्स, कि एक उस पे आ जाएं और पाकिस्तान के बारे में सोचें कि सारे नेक हो जाएं, जल्दी उसका हल ये काम पूरा किया करें। अदरवाइज हमें हर एक को आपको पता है कि ये नहीं आपकी, लेकिन चले मेरा एक ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये ख्वाहिशात हमारी इससे भी बड़ी है। तो मेरा तो ख्याल है कि हाल यही है। इसके अलावा वरना कॉम्प्लिकेशंस है, ना करने वाली गल की थी, ये तो ना करने वाली। बट यू थिंक अगर नॉकआउट होता है ये, इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसको नॉकआउट करेंगे। नॉकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें उनको मालूम है उन्होंने क्या किया है। ये ऐसा नहीं है कि जजेस, जिन्होंने 8 जजेस ने फैसला दिया है, उनको मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या फैसला दिया है।
और उसकी मैंने implications जो क्या कुछ किया होता है, सुबह सुबह से जो कुछ मैं कर रहा हूं, क्या मुझे नहीं मालूम मैंने क्या किया है? तो मेरे ख्याल से मोअज़्ज़ज़ जजेस को सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल रखने के लिए इस मामले में फिर आगे कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए। ये जानते हुए पार्लिमान है, पार्लिमान सुप्रीम, और ये जानते हुए कि जो डाइसेंटिंग नोट है वो कितना वेटी नोट है और वो मुफस्सल फैसले से पहले आ गया, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, होपफुली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगी। आप सारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हमारा जारी है। चंद रोज़ पहले डॉक्टर उमर आदिल नामी एक शख्स ने सोशल मीडिया के ऊपर एक इंटरव्यू के दरमियान बात करते हुए जो फीमेल एंकर्स हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर आती हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, उनके बारे में इंतहाई बेहुदा और गुफ्तगू की। बिलखसूस गरीदा फ़ारूकी को उन्होंने टारगेट किया, जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी। दरख्वास्त के नतीजे में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई और उनको पकड़ लिया गया। ये वतीरा बन गया है कि ख़वातीन को आप टारगेट करें, वो पॉलिटिशियंस हों, वो एंकर्स हों, वो बिज़नेस पर्सनस हों, और उनके बारे में जो बकवास है आप कर सकें। मैं अमूमन ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो बातें की गई हैं उसके लिए कोई और मुझे लफ्ज़ मिल नहीं रहा, लिहाजा मैंने बकवास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अज़मा बुखारी साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब हुकूमत की, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, क्योंकि कल इनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसके अंदर इन्होंने बात की कि जो इनके ख़िलाफ़ कैंपेन चली थी उसके ऊपर जो अभी तक कार्रवाई हुई है उससे मुतमईन ये नहीं है। अज़मा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ज़रा ये उमर आदिल के केस के ऊपर हम आएँ। जो एग्रीव्ड पार्टी है उसने तो इसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया है और मैं गरीदा का ट्वीट भी देख रहा था। ज़रा इसके बारे में हमें थोड़ी सी मालूमात फराहम कीजिएगा। बहुत शुक्रिया तलत साहब। डॉक्टर उमर आदिल साहब एक कोई नफ्सियाती सी शख्सियत लगते हैं मुझे, क्योंकि ये उनकी पहली दफा नहीं है। इससे पहले एक एप्लीकेशन मैंने भी दी हुई है बाय द वे FIA में, और वो डॉक्टर उमर आदिल के बारे में ही थी, और जिसके ऊपर वो उनको आदत है खवातीन के बारे में बैठ के लग़्व गुफ्तगू करने की, और इसमें वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी उन्होंने नहीं बख्शा हुआ। अब उनके बारे में जितनी गंदी और घटिया गुफ्तगू उन्होंने की हुई है मैं दोहरा भी नहीं सकती, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर ही इज। लेकिन ये बड़ी एक कोइंसिडेंस है कि जो भी इस तरह की गंदी जबान इस्तेमाल करता हो, जो ये बदतमीजी करता हो, इस तरह के बिलो द बेल्ट अटैक्स करता हो, उसका ताल्लुक जो है वो जरूर कहीं ना कहीं जाके जो है वो PTI से निकल आता है। वो या इमरान खान के जो पैरोकार होते हैं या PTI को बहुत पसंद होते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये एक उमर आदिल का PTI से क्या ताल्लुक है? वो बहुत पसंद करते हैं जी, उनका इमरान खान उनकी आइडियल है, और जिसका जिसका इमरान खान आइडियल होगा उसका यही हाल होगा जी, जो उनका है। और उमर आदिल साहब के बारे में बहुत सारी मतलब फैक्चुअल चीजें हैं जो बहुत सारी पूरे लाहौर को पता है, लेकिन हम यकीनन उन लोगों में से नहीं है कि जो एक काउंटर अटैक करें। तो मैंने अपने केस के अंदर भी और ये इस केस के अंदर भी डॉक्टर उमर आदिल के मैंने जो है वो FIA में दरखास्त दी थी कि इन मौसूफ को जो है बुला के पूछे तो सही इनका मसला क्या है, खवातीन इनको क्या तकलीफ दी हुई है जो ये इस किस्म की गुफ्तगू करने से बाज नहीं आते। तो गरीदा ने भी एप्लीकेशन दी हुई थी, और आई होप कि अगर वो अब अंडर कस्टडी हैं तो उनसे जो चीफ मिनिस्टर साहिबा के बारे में और बाकी खवातीन, मैंने बाय द वे सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहिबा के बारे में नहीं, मैंने बाकी ये लेडीज जो हमारी जर्नलिस्ट हैं इनके बारे में भी इकट्ठा लिखकर एक जो है एप्लीकेशन दी थी, और गुड टू नो कि उसके ऊपर जो है वो एक्शन हुआ है। अच्छा, क्लियरली मौसूफ को बुला के जो बिठाया है, क्लियरली ये इनका ज़हनी कोई प्रॉब्लम है, ये रिपीट ऑफेंडर हैं, और मेरे ख्याल में जो प्लेटफॉर्म्स इनको स्पेस फ्राहम करते हैं उनकी भी इतनी ही जिम्मेदारी बनती है। मेरे ख्याल में ये भी एक फैशन बन गया है कि आप बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज से कहें नहीं जी ऐसी बात तो ना करें, और नहीं जी ये तो अच्छा नहीं लगता, एंड देन यू लेट दैट गो। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के या वारदात जो है बड़ी पुरानी हो गई, मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी है। बट कमिंग बैक टू योर केस, आपके खिलाफ भी गंदी कैंपेन चली, फिर आपने उसके ऊपर एप्लीकेशन मूव की। आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि आप उनको छोड़ेंगे नहीं, पेशावर जाना हो पेशावर जाएंगी, सिंध जाना हो सिंध जाएंगी। अब जो आप ये बयान कर रही हैं कि FIA साइबर क्राइम विंग को बंद कर दिया जाए, FIA साइबर विंग सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे। कई मरतबा बताया कि मामला ट्विटर से नहीं फेसबुक से शुरू हुआ, उन्हें समझ नहीं आ रही, इस सिलसिले में मुलव्वस किसी अकाउंट को ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। क्या ये सब कुछ वाकईतन दुरुस्त है या आपसे एट्रीब्यूट किया गया? नहीं तले साहब, मुझे एट्रीब्यूशन की आदत नहीं है जी, और मैं खामखा, जब मैं खुद एग्रीव्ड पर्सन हूं तो मैं एट्रीब्यूशन क्यों ही करूंगी। ये फैक्चुअली करेक्ट है कि अब भी कोर्ट के अंदर इतने दिनों से जो केस चल रहा है
उसके अंदर भी अभी तक हम टेक्निकलिटीज में घूम रहे हैं, लेटर लिखा है नहीं लिखा है, जो वो रूल्स जो है, ये तो अच्छी बात है खैर कि सीजे साहिबा जो है वो इस मामले की कोर तक जाना चाहती हैं कि अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं है तो क्यों नहीं है, वो होने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मेरी सारी जो पूरी प्रोसीडिंग्स है ना वो ट्विटर के इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि वो फेसबुक अकाउंट्स जो हैं वो आज भी मौजूद हैं और मेरे खिलाफ कैंपेन हुई नहीं है, आज भी जारी है। मेरे बेटे के साथ मेरी तस्वीर जो है उनके ऊपर गंदगी बखेरी गई, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी तस्वीर है, उनके साथ गंदगी बखेरी गई, उसके साथ एक जर्नलिस्ट है, मेरा भाई है बेचारा छोटा, उस गरीब को भी नहीं बख्शा गया और उसकी के साथ मेरे एक वीडियो जो है उसको भी जो है वो उसको भी जो है वो फैलाया गया एक वो करके। सो ये वो उनका मैसेज है एक्चुअली मेरे लिए कि तुम जो मर्जी कर लो हम बाज नहीं आएंगे। तो मेरा मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, और ये जिस भी गंदगी की हद तक गुजर सकते हैं जा सकते हैं, ये जाके देख लें। लेकिन क्लियरली आपने पकड़ना है, आपने पकड़ना है इनको निजाम के जरिए। कोई जाती तौर पर अगर मामलात को तय करने का माहौल होता तो वो भी बंदा तय कर लेता, लेकिन आप मिनिस्टर हैं और आपने निजाम के, और निजाम क्लियरली उस लेवल पर ऑपरेट नहीं कर रहा, और आप मिनिस्टर हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को लीड करती हैं और सूबा जो हेड कर रही हैं खातून हैं, आपकी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपसे ज्यादा कन्वीनियंट और पावरफुल पोजीशन में कौन और होगा अपने केस को परसू करने के लिए। आप दुरुस्त कह रहे हैं तलत साहब, और अगर मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव हो, अगर मेरा कोई वो होता तो बहुत आसान था, मैं रियासती ताकत इस्तेमाल करती और उसके बाद मैं जो है वो कुछ लोगों को पकड़वा के जो है वो अपनी तस्कीन कर लेती, ज़हनी तस्कीन कर लेती। ऐसा नहीं है। मैंने इसलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि तमाम तर वसाइल के बावजूद मेरा कोई पोलिटिकल मोटिव नहीं है। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फोन किया, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे जिस दिन ये पहले दिन हुआ उन्होंने मुझे कहा कि उज़्मा बेटी आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो हर वक्त हर लम्हा इस केस को परसू भी कर रही है, मेरे साथ है। सवाल आ रहा है FIA की कैपेसिटी के ऊपर। वो जब उनको मैं पूछती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि जी हमारे पास कोई ट्रीटी नहीं है, फेसबुक हमारी सुनता नहीं है, ट्विटर हमारे पास बैन है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जितने वो हेल्पलेस लगते हैं मुझे, वो हेल्पलेसनेस मुझे फिर समटाइम्स मेरे ऊपर तारी होती भी नजर आती है कि अगर ये आलम है रियासती इदारों का और ये आलम है कि हम इतने हैंडीकैप्ड हैं और ये मुल्क जो है ये शायद एक ऑटो पायलट पे चल रहा है, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चला करते। और आज मैं हूं, मुझे एक कल बाय द वे एक PTI, फिर आप कहेंगे उनका क्या ताल्लुक है, कुछ हमारे साफी जो हैं वो अपने आप को साफी कहते हैं, लेकिन वो एक बाकायदा तौर पर एक सेल के मेंबर हैं। वो भी मेरी पिटीशन पे उस दिन पिछली पेशी पे आए हुए थे और मुझे उनको देख के बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि फलक के कुछ जानने वाले आ गए। उन्होंने मुझे, जब मैं खड़ी हुई बात करने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा देखें बड़ा बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन ये बताएं ना जो डीप फेक वीडियो जो है वो कुछ 2 हीरोइंस हैं, उनका नाम लिया और बुशरा बीबी के बारे में बनी। मैंने उसका 1 मिनट मुझे यहाँ पे करेक्ट कर दो, बुशरा बीबी की कौन सी डीप फेक वीडियो आई है? तो जब उसके पास जवाब नहीं था तो उसने कहा नहीं मैं कह रहा था कॉमेंट। ये प्रॉब्लम है कि डीप फेक वीडियो बनाना तलत साहब कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास भी वो कैपेसिटी और हमारे पास भी वो, बट हम नहीं करना चाहते, हम नहीं करेंगे। मुझे इस कानून से, इस मुल्क के इदारों से और इसके निजाम से रिलीफ लेना है, और इस निजाम को दुरुस्त करने के लिए मैं इस वक्त सूली पर टंगी हुई हूँ। बट मैं जो है मैं तैयार हूँ, अगर मेरी कुर्बानी के बाद अगर बाकी औरतों को, वो जर्नलिस्ट हो, वो पॉलिटिशियंस हो, वो कोई भी है, अगर उनको इंसाफ मिलता है तो सौदा बुरा नहीं है। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।